satellite F-17 Thunder तैयार हो with science and technology. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़, प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खैर आफियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कभी करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और कुछ अनोखी खबरें। आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं सीधा समरी के जानिब के आज की एपिसोड में आपके लिए क्या क्या है। वजीर आजम का दौरा उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान की सूरत हाल, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, कोरोना आलमी मंजरनामा, वबा से बेरोजगारी में इजाफा, नेपाल में नया वजीर आजम, ईरान का जोहरी प्रोग्राम, उर्दन में शाही अदालत के सरबरा को 15 साल कैद, कचरे से शाहकार तक, सिंगापुर में तैरते हुए सोलर पैनल्स, बरतानवी अरबपति ताजिर का खला की सैर का रिकॉर्ड। इन सब की तफसील जानने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड इन व्यू। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी, ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं और पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम का इफ्तिताह भी हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की हैं। आइए देखते हैं दौरे उज़्बेकिस्तान के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में खराब हालात से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर होता है। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी मुल्क ने किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अफगानी सदर गनी के इल्जामात से मायूसी हुई है। रवां हफ्ते ताशकंद में सेंट्रल एंड साउथ एशिया 2021 इलाकाई राबताकारी मसाइल और मौक़े के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालिबान को मुज़ाकरात की दावत गैर मुल्की अफवाज के इनखला से कबल उस वक्त देनी चाहिए थी जब लाखों अमरीकी वहां मौजूद थे। अब जबकि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला जारी है और तालिबान को अपनी फतह नजर आ रही है तो वो क्यों अमेरिका की बात मानेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर हुई जो अब बहाल हो रही है। अब हम अफगान मामले पर तमाम पड़ोसियों और मुतालिका बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ैन के साथ मिलकर चलेंगे ताकि इस मसले का मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश किया जा सके। उन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को पाकिस्तान की तरजीह करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व मुसालहत, तामीर नौ और इक़्तिसादी तरक्की के तमाम इक़दामात की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद करना गैर मुनसिफाना है। मैंने काबुल का दौरा किया, अगर मेरी अमन में दिलचस्पी ना होती तो मैं काबुल का दौरा क्यों करता। अफगानिस्तान की सूरत हाल 2 दहाइयों का तनाज़ा और गहरी तकसीम का नतीजा है। अफसोस की बात है कि अमेरिका ने इस मसले का फौजी हल तलाश करने की कोशिश की जो इसका हल नहीं था। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और सियासी अमल को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मिलकर काम करेंगे। इस मकसद के लिए मैंने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पहले ही 3 मिलियन अफगान पनाह गुज़ीन हैं और वो मजीद मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकता। वज़ीर आज़म ने तनाज़ा कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला है जिसके तस्फिये होने से पूरा खित्ता तब्दील हो जाएगा। पाक चीन राहदारी के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर पोर्ट पर माशी सरगर्मियाँ मार्च 2019 से शुरू हो चुकी हैं। सीपेक भी इलाकाई रवाबित में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई राबतों को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और वस्ती एशिया बेपनाह कुदरती और इंसानी वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान वस्ती एशिया और दीगर ममालिक को तिजारत के लिए बहरा अरब के साथ मिलाने की गरज से गवादर और कराची की बंदरगाहों की पेशकश के लिए तैयार है। इस दौरे में वज़ीर आज़म की क़यादत में एक बड़ा वफ्द उज़्बेकिस्तान गया था जहाँ दोनों ममालिक के माबैन तिजारत, सरमायाकारी, तज़वीरात शराकत दारी और पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम का भी आगाज किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान तेजी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं और अब उनका दावा है कि अफगानिस्तान के निफ्स से ज्यादा हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। रवां हफ्ते तालिबान ने चमन से मुत्तसिल अफगान सरहद पर कब्जा करके अपना परचम लहरा दिया है, जबकि अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट हिलर अमरीकी और नेटो की सरबराही से दस्तबरदार होकर अमरीका पहुंच गए हैं और जनरल केथ मैकेंजी 650 अमरीकी फौजियों के सरबराह होंगे। आइए इनकी तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो बैक वक्त जंग, मुज़ाकरात, गैर मुल्की फौज का इनखला और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से अफगान तनाज़े के सियासी हल के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी है।
غیر ملکی خبری ادارے کے مطابق رواں ہفتے طالبان نے پاکستان کے علاقے چمن سے متصل افغان سرحد پر قبضہ کر کے اپنا پرچم لہرا دیا ہے۔ تاہم سرحد کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طالبان اور افغان فورسز کے مابین لڑائی جاری ہے، جبکہ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کی نسبت ملک کو زیادہ بہتر چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن علاقوں پر ہماری حکومت بن گئی ہے وہاں کرپشن کے بغیر تجارتی سامان کی ترسیل جاری ہے اور لوگ خوش ہیں۔ افغان حکومتی وفد طالبان سے مذاکرات کے لیے دوحہ روانہ ہو گیا ہے، جبکہ چمن سے متصل سرحد پر طالبان اور افغان حکومت میں شدید لڑائی جاری ہے۔ طالبان نے کابل سمیت افغانستان کے بڑے شہروں کی پیٹرول سپلائی بند کر کے افغان حکومت کو لڑنے یا ہتھیار پھینکنے کا اختیار دے دیا ہے۔ طالبان ترجمان نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ سب سے پہلے تمام فریقین کو متفقہ سیاسی روڈ میپ کے حل تک پہنچنا ہوگا، اس کے بعد ہی جنگ بندی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمارا کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں ہے، اپنا انقلاب برآمد نہیں کریں گے۔ دریں اثنا چین نے امریکہ کو افغان مسئلے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم درست وقت پر بین الافغان مذاکرات کے لیے پرعزم ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کا کہنا ہے کہ 20 سال بعد امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد امریکہ افغانستان میں حملے کرنے کے لیے فوجی اڈوں کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے وقت اور تیزی سے ہونے والے انخلاء نے طالبان کو مزید علاقے کنٹرول کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو افواج کی تعداد ایک وقت میں 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اس کے باوجود انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی تو افغانستان کے باہر ایک فوجی اڈا لے کر امریکہ کون سی کامیابی حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کی وجہ سے طالبان کے حوصلے بڑے ہیں اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک کے دوران وہ مکمل عسکری فتح کے لیے دباؤ بڑھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ افغانستان میں جاری مختلف جھڑپوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کے اور طالبان کے متعدد عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ افغان فضائیہ نے طالبان کے ایک اجتماع کو نشانہ بنایا ہے جس سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب رواں ہفتے افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر نے کابل میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران فوج کی کمان جنرل کینتھ مکینزی کے حوالے کر دی ہے۔ عالمی خبری ادارے کے مطابق امریکی فوج کے کمانڈر نے فوج کی کمان ایسے وقت میں چھوڑی ہے جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے۔ جنرل مکینزی کی کمانڈ میں افغان فوج کی مدد کے لیے امریکی فوج 31 اگست تک فضائی حملے کرے گی جب تک افغانستان سے امریکہ کا انخلاء مکمل ہو جائے گا۔ جنرل ملر 2018 سے افغانستان میں تھے۔ رواں سال صدر بائیڈن نے انہیں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلاء کا ٹاسک سونپا تھا جو اگلے مہینے تک مکمل کرنے کی توقع ہے۔ مئی سے اب تک 2500 امریکی فوجیوں میں سے اکثریت جا چکے ہیں اور امریکہ نے رات کے اندھیرے میں باگرام کا فوجی اڈا بھی افغان حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ 31 اگست کے بعد صرف 650 امریکی فوجی افغانستان میں رہیں گے جو کہ کابل میں امریکی سفارت خانے کی سیکیورٹی سنبھالیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس دوشنبے تاجکستان میں منعقد ہوا ہے، جس کے مشترکہ اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کے سارے رکن ممالک افغانستان کو آزاد، غیر جانبدار، متحد اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس تاجکستان کے شہر دوشنبے میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ رواں ہفتے ہونے والے اس اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے اور یہاں تشدد کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رکن ممالک کے وزراء خارجہ نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک افغانستان کو ایک آزاد، خود مختار، غیر جانبدار، پرامن، متحد، جمہوری اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تنظیم کے رکن ممالک نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ خطے کے امن کے لیے اور ترقی کے لیے لازمی ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام ہو، اور سارے وزراء خارجہ اس بات پر متفق ہیں کہ افغان عوام کو ملک سنبھالنے اور اسے بحال کرنے کی کوششوں میں مدد کی جائے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا
गया है कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक अच्छे हमसाए होने के नाते चाहते हैं कि अफगानिस्तान तरक्की करे, यहाँ अमन हो और मुल्क खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो। इस तरह आलमी कवानीन के मुताबिक अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए, अफगानिस्तान को तरक्की करने में मदद की जाए और उसे मंशियात, तशद्दुद और दहशत गर्दी से निजात दिलाई जाए। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि हम अफगानिस्तान में जारी तशद्दुद, तसादुम और मासूम लोगों की जानों के ज़या की मजम्मत करते हैं और अफगान तनाज़ा के हवाले से तमाम फरीकैन को कहते हैं कि ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि उससे इंतशार में इजाफा होगा। शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक ने अयादा किया है कि अफगानिस्तान में अमन तरक्की की फरोग के लिए मुआवनत करेंगे। अफगान पनाहगुज़ीनों और मुहाजिरीन के हवाले से तंजीम के रुकन ममालिक ने आलमी बिरादरी से कहा है कि ऐसे इंतजामात किए जाएं और इक़दामात उठाए जाएं जिससे इन मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त और बहफाजत वापसी मुमकिन हो सके। एलामी में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान में इस्तेकाम लाने के लिए अपना किरदार अदा करे और दूसरी आलमी तंजीमें अफगानिस्तान के लोगों के साथ ताउन करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए तंजीम की इजलास में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दायमी अमन के लिए शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने पर हम वक्त तैयार है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम खित्ते की जियो इकनॉमिक्स की हकीकी सलाहियत के दरवाजे खोलने की कुंजी है। फिजाई और ज़मीनी और समुद्री राब्तों को तरक्की देने से ही तंजीम की इज्तिमाई सोच के समराज से मुस्तफीद हुआ जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अयादा किया गया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने दुशंबे में चीनी हम मनसब वांग यी से भी मुलाकात की। मुलाकात में पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी राहदारी, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने रवां हफ्ते चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर चीनी वज़ीर ख़ारजा से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अफगान तनाज़ा का सियासी हल नागुज़ीर है और कहा कि इस मसले के हल के लिए वसीउल बुनियाद जामे सियासी तस्वीर के लिए तमाम अफगान फरीकैन मिलकर काम करें। कोरोना वायरस ने आलमी वबा की सूरत में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत अगर देखा जाए तो इस हफ्ते तकरीबन 1.5 लाख मरीजों का इजाफा हुआ है और अमवात में भी इजाफा देखने को मिला है। दुनिया में कई ममालिक के लोग वैक्सीन की फरहमी के लिए कोशा हैं, जबकि एथेंस में वैक्सीन को लाजमी करार देने के खिलाफ हज़ारों लोगों ने मुजाहरा किया है। मरीजों की तादाद और इससे होने वाली अमवात के हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने बिला तफरीक पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है और इसके बायस दुनिया भर में इंसान हर हवाले से अजियत का शिकार हैं। सफरी पाबंदियां, समाजी फासले, लॉकडाउन और चेहरे पर मास्क जिंदगी के नए मामूलात हैं। कोरोना की हलाकत खेजी की शरह में कमी और इजाफा आंख मचोली की सूरत हो रहा है। गुज़िश्ता महीने की निस्बत रवां हफ्ते मरीजों और अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। वैक्सीनेशन और वबा बहम्स चल रहे हैं। अमीर ममालिक में तेजी से वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जबकि मुतवस्सित और कम आमदनी वाले ममालिक जिंदगी की दूसरी सहूलतों की तरह वैक्सीन की फराहमी से भी महरूम हैं और आलमी ताकतों आलमी इदारों की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ यूनान के शहर एथेंस में हजारों लोगों ने वैक्सीन करवाने को लाजमी करार दिए जाने के खिलाफ मुजाहरा किया है। इस मुजाहरे में शामिल लोगों ने यूनान की पार्लियामेंट के सामने जमा होकर वैक्सीन को कुछ शोबों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए लाजमी करार देने की मुखालफत की है और इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने हाथों में जो प्ले कार्ड्स उठा रखे थे उन पर लिखा था वैक्सीनेशन को लाजमी करवाना नामंजूर। इस मुजाहरे का एहतमाम करने वाले फेडोन, जो के पेशे के एतबार से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, का कहना है कि हर शख्स को अपने जिस्म के लिए इंतखाब का हक है और कोई हुकूमत यह हक नहीं रखती कि वो इंतखाब करे। ये लोगों का अपना हक है। मरीजों और अमवात के हवाले से अमरीका सर फहरिस्त है। यहाँ वबा से 3 करोड़ 49 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 2 करोड़ 93 लाख से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं और 6,25,000 के करीब लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 49 लाख के लगभग है, जिनमें से 5,000 की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ वबा से 3 करोड़ 10 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 3 करोड़ 2 लाख सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,20,000 के करीब मरीज
लुकमय अजल बन चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 4.5 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 9,000 की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील तीसरे और अम्बात के हवाले से दूसरे नंबर पर है। यहाँ वबा से 1,92,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 1,80,00,000 के करीब लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,40,000 के करीब मरीज हलाक हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 8 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 8,500 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासरा अफराद की तादाद 59 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 53 लाख के करीब मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख मुतासरा अफराद मौत की भीड़ चढ़ चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 5 लाख के करीब है, जिनमें से 2,500 की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस 5वें नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासरा अफराद की तादाद 58,50,000 के करीब है, जिनमें से 56,500,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,15,000 के करीब मरीज हलाक हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 70,000 के करीब है, जिनमें से 1,000 मुतासरा मरीजों की हालत खतरे में है। दुनिया भर में बेरोजगारी के हवाले से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को वबा से पहले की सूरत हाल तक पहुंचने के लिए मजीद 2 साल का वक्त दरकार है। तंजीम बराए ताउन और इक्तिसादी तरक्की की रिपोर्ट के मुताबिक इस तंजीम के रुकन ममालिक में बेरोजगारी की शरह 6.6% और 22 मिलियन मजीद लोग बेरोजगार होकर मौशी तौर पर गैर मुतरक हो चुके हैं। आइए तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करते हुए पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और इस आलमी वबा ने जिंदगी के तमाम शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया है। इससे न सिर्फ लोगों की नक्लो हरकत और मामूलाते जिंदगी मुतासिर हुए हैं, बल्कि लाखों लोग अपनी मुलाजमतों से भी हाथ धो बैठे हैं। तंजीम बराए ताउन और इक्तिसादी तरक्की की हालिया जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बेरोजगारी की शरह 6.6% तक पहुंच गई है और मजीद 22 मिलियन लोग वबा की वजह से बेरोजगार होकर मुआशी तौर पर गैर मुतहरिक हो चुके हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक तंजीम बराए ताउन और इक्तिसादी तरक्की ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया को वबा से पहले की सूरत हाल तक पहुँचने के लिए 2 साल का वक्त दरकार होगा और ये शरह बराबर करने के लिए 2023 का इंतजार करना होगा। तंजीम की रुकन ममालिक में बेरोजगारी की शरह 6.6% तक रिकॉर्ड की गई है और वबा फैलने के बाद 2,20,00,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। तंजीम बराए ताउन और इक्तिसादी तरक्की के सेक्रेटरी जनरल मेथास कोरमैन का कहना है कि 80 लाख लोग बेरोजगार हुए और अब वो काम के बगैर जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं और 1,40,00,000 अफराद वबा की पाबंदियों के सबब मुआशी तौर पर गैर मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा 2021 की पहली सामाही में काम करने के घंटों में 7% कमी रिकॉर्ड की गई है और बेहद कोशिशों और मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने की काविशों के बावजूद दुनिया को वबा से पहले वाली सूरत हाल तक पहुंचने के लिए 2030 तक इंतजार करना होगा। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि बेरोजगारी के हवाले से अमेरिका में बेहतरी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का तनासुब 15% तक पहुंच गया था, जिसमें अब कमी देखने को आई है और गुज़िश्ता माह 2021 तक अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 15% से कम होकर 5.5% तक आ गई है। ताहम अभी भी जो बेहतरी के अहदाफ तय किए गए हैं वो हासिल नहीं हो सके। कोरमैन का कहना है कि तंजीम के रुकन ममालिक की तरफ से कोशिशों और बहरान को हल करने की काविशों के बावजूद बेरोजगारी के मसले ने माशरे के कमजोर तबके, नौजवानों और कम महारत रखने वालों को बुरी तरह दबोच रखा है, जिसकी वजह से बहुत सी खवातीन और दूसरे वर्कर्स मुआशी ज़बूहाली का शिकार हैं। उन्होंने कहा इस हवाले से अहदाफ तय किए बगैर उठाए गए इक़दामात से कोई तलाफी मुमकिन नहीं है और ये मसला मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है, क्योंकि नौजवान लोगों के लिए काम करने के औकात में बड़ी हद तक कमी हो चुकी है। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि तंजीम के 2/3 रुकन ममालिक ने रोजगार देने के लिए अपने बजट में इजाफा किया है, लेकिन इससे खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रोजगार के ज़राए और तरबियत के मौके यकसा होने के बाद इसका हल मुमकिन हो सकेगा। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली बहाल करने का हुक्म देते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। रवां हफ्ते शेर बहादुर देबा ने नेपाल के नए वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामेंट की बहाली के फैसले के बाद नेपाली कांग्रेस के सदर शेर बहादुर देउबा को नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया। रवां हफ्ते उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने ईवान नुमाइंदगान को बहाल करने का हुक्म देते हुए नेपाल के सदर दफ्तर को कहा है कि नेपाली कांग्रेस के सदर शेर बहादुर देउबा को नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया जाए। रवां हफ्ते नेपाल के सदर दफ्तर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए शेर बहादुर देउबा को मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मनसब का हल्फ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बहाली के बाद नेपाल के सदर दफ्तर को 2 दिनों में नया वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर का हुक्म दिया था। ताहम सदर दफ्तर ने फैसले से अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की तामील करते हुए शेर बहादुर देउबा को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया है। नेपाल के नए वज़ीर-ए-आज़म मखलूत हुकूमत की सरबराही करेंगे। उनके साथ माओ बागियों के साबिक हामी और अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदे भी हुकूमत में शामिल हैं। नए नेपाली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मैं मुल्क की खुद मुख्तारी को आइन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ दूंगा और अपना फरीज़ा सच्चाई और वफादारी से अदा करूंगा। उन्होंने कहा, बतौर वज़ीर-ए-आज़म आइन की पासदारी, अवाम की बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए काम करूंगा। अपना काम मुकम्मल दयानतदारी से करते हुए किसी से किसी किस्म की कोई तफरीक रवा नहीं रखी जाएगी। कबल अज़ीं नेपाल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने में नाकामी के बाद नेपाली सदर को पार्लियामेंट तहलील करने की सिफारिश की थी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा के इस अमल को गैर आईनी करार देते हुए पार्लियामेंट को बहाल करने के अहकामात जारी किए थे। 22 मई को सदर बदिया देवी ने देउबा और ओली के वज़ीरत उस्मा का दावेदार होने का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए ईवान ज़ेरी को तहलील कर दिया था। अदालत के आईनी बेंच ने अपने फैसले में शेर बहादुर ओली को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करने और ईवान ज़ेरी का इजलास 7 दिन के अंदर तलब करने का हुक्म दिया था। देउबा की बतौर वज़ीर-ए-आज़म तकर्री के बाद खटमंडू में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। ईरान का दावा है कि वो 90% तक यूरेनियम स्टॉक करने की सलाहियत रखता है। ताहम वो चाहता है कि 2015 की जौहरी डील मुकम्मल बहाल की जाए और ईरान से पाबंदियां उठाई जाएं। आइए तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि ईरान जरूरत पड़ने पर 90% तक यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियत रखता है। ताहम अब भी 2015 की जौहरी डील की बहाली चाहता है, जबकि इस डील के तहत ईरान से पाबंदियां उठाने के एवज जौहरी सरगर्मियों को रोकना तय हुआ था। आलमी खबर इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि अगर एटमी रिएक्टर्स के लिए जरूरत महसूस हो तो ईरान 90% तक यूरेनियम अफसूदा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ताहम 2015 में ईरान, अमरीका और दूसरी आलमी ताकतों के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे की बहाली चाहता है। हालांकि ये मुआहदा ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकता है। ईरानी सदर ने कहा है कि हमारी जौहरी सनत वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और हालिया महीनों में इस सनत ने खुद को बहुत पायदार किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम ने साबित किया है कि वो 60% तक यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियत रखता है। ताहम ज़रूरत पड़े तो हम 90% तक भी यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी सदर का कहना था कि हम अमन के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अमन हमारी पहली तरजीह है। तफसीलात के मुताबिक जौहरी मुआहदे के तहत ईरान सिर्फ 20% तक यूरेनियम अफसूदा करने का पाबंद है और 90% अफसूदा होने वाली यूरेनियम एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जबकि ईरान हमेशा से यही कह रहा है कि उसकी एटमी हथियार बनाने की कोई नीयत नहीं है। ईरान अमेरिका की तरफ से जौहरी डील से निकलने के बाद मुआहदे की कई सूरतों में खिलाफ वर्जी कर रहा है और एक वक्त में ईरान ने 20% से 60% यूरेनियम अफसूदा करना शुरू कर रखी थी। गुज़िश्ता माह 18 जून को होने वाले सदारती इंतखाबात के नतीजे में 5 अगस्त 2021 को हसन रूहानी अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे और नए मुंतखब ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ईरान की सदारत के मनसब पर फाइज होंगे। ईरान की पॉलिसी यहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी तय करते हैं, क्योंकि ईरानी सदर से वो ज्यादा अख्तियारात रखते हैं और उनका हुक्म सबके लिए हरफ आखिर होता है। खामेनी की तरह नौ मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी भी अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं और ये मुज़ाकरात वियना में 9 अप्रैल 2021 से जारी हैं। उर्दन की अदालत ने शाही अदालत के साबिक सरबराह शरीफ हसन बिन जैद को बादशाहत के खिलाफ बगावत करने की साजिश में 15 साल की कैद सुना दी है। अदालत का कहना है कि मुल्जिमान ने शहजादा हमजा को बादशाहत संभालने के लिए उकसाया था। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
उर्दन में शाह अब्दुल्ला दोम को बादशाहत से हटाने और हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार करने वाले शरीफ हसन जैद और बासम एवजुल्ला को 15-15 साल कैद की सजा सुना दी गई है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते उर्दन की एक अदालत ने शाह अब्दुल्ला दोम की बादशाहत और हुकूमत के खिलाफ बगावत का मंसूबा तैयार करने पर शाही खानदान के दूर के रिश्तेदार शरीफ हसन बिन जैद और साबिक शाही अदालत के सरबराह बासिम एवजुल्ला को साजिश में मुलव्वस होने पर 15-15 साल की कैद सुनाई गई है। शाह अब्दुल्ला दोम के इत्तेहादी और शाही अदालत के साबिक सरबराह बासिम एवजुल्ला अमरीकी शहरियत भी रखते हैं और शाह अब्दुल्ला दोम के आला मुआविन बराए खजाना के तौर पर फराइज अंजाम देते रहे हैं, जबकि दूसरे सजा पाने वाले शरीफ हसन बिन जैद शाह अब्दुल्ला दोम के रिश्तेदार हैं। वो सऊदी अरब में उर्दन के सफीर के तौर पर भी फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि मज़कूरा दोनों अशखास ने साबिक वली अहद और शाह अब्दुल्ला दोम के सौतेले भाई शहजादा हमजा को बादशाहत के खिलाफ और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए उकसाया था, जिसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शहजादा हमजा ने जाती ख्वाहिश पर रियासत को तरजीह दी और शहजादे को मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मवाफिक मसाइद का कहना है कि बासिम एवजुल्ला को आइन की दफा 149(1) के तहत 15 साल की सजा दी गई है। इसी तरह दूसरे मुल्जिम शरीफ हसन बिन जैद को भी आइन की दफा 149(1) के तहत 15 साल की सजा सुनाई गई है। एक सियासी तज्जियाकार का कहना है कि ऐसा लगता है कि अदालत ने बगैर किसी अंदरूनी और बैरूनी दबाव कबूल किए अपना फैसला सुनाया है और आइन की रूह से जो सजा बनती है मुल्जिमान को सुनाई गई है। उन्होंने कहा, मुकदमा तो फैसले के बाद खत्म हो गया है, लेकिन इसके सियासी असरात बहुत देर तक रहेंगे। सियासी तज्जियाकार का कहना था कि बासिम एवजुल्ला के ताल्लुकात बहुत वसी हैं और इस फैसले के बाद उर्दन पर दबाव आ सकता है। उर्दन के एक मुकामी बाशिंदे का कहना है कि ये लोग ऐसी ही सजा के मुस्तहिक थे। मेरे ख्याल में तो इससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, हमसाए ममालिक की हालत देखें, हमारा मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हम किसी गैर मुस्तहकम सूरत हाल में नहीं रह सकते। मॉस्को के अजायब घर में कचरे से आर्ट के नमूनों की तैयारी जारी है। इन नमूनों की तैयारी के लिए प्लास्टिक, कागज, शीशा और दूसरी इस्तेमाल शुदा चीज़ों से काम लिया जा रहा है। यहाँ जदीद और इस्तेमाल शुदा चीज़ों का हसीन इम्तिजाज मौजूद है। आइए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। रूस के दारुल खिलाफे मॉस्को में जदीद और इस्तेमाल शुदा चीज़ों से आर्ट के नमूने तैयार किए जा रहे हैं और कचरे की सूरत ज़ाया होने वाली अशिया को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया जा रहा है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक कचरे और इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाने के इस मंसूबे पर 2019 में मॉस्को से 1800 किलोमीटर दूर मशरिक में वाक़े शहर येकाटेरिनबर्ग में काम शुरू किया गया था, जिसका मकसद माहौलियाती और सकाफती विरसे को महफूज करना है। इस मंसूबे की तख्लीक़कार एलिया का कहना है कि इस शहर में हमने चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाने का एक सिलसिला शुरू किया है और उसको वसअत देने के लिए हमने गुज़िश्ता महीने मॉस्को में उसकी एक शाख खोली है, जहाँ कचरे और इस्तेमाल शुदा अशिया को दोबारा काबिल इस्तेमाल करने यानी रिसाइकलिंग की तालीम भी दी जाती है और इसका अमली मुजाहिरा भी करवाया जाता है। उन्होंने कहा, इस मरकज में आने वाले सयाहों को 20 अक़साम के कचरे को इकट्ठा करने और उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का काम सिखाया जाता है। इसमें प्लास्टिक, शीशा, कागज और दूसरी अशिया शामिल हैं। इस मंसूबे में शामिल एक फनकार आर्तुर का कहना है कि ये इदारा कचरे को ठिकाने लगाने के लिए वसूल करता है और लोगों को फजूल चीजों के इंतखाब करने में उनकी रहनुमाई करता है। उन्होंने मॉस्को में 20 अक़साम की फजूल चीजें मौसूल होती हैं, जबकि येकाटेरिनबर्ग में उनकी तादाद 80 है। यहाँ इस कचरे को दुरुस्त इस्तेमाल करने का अमल सिखाया जाता है और मैं कचरे को आर्ट के शाहकार नमूनों में तब्दील कर रहा हूँ। आर्तुर का कहना है कि मैं मुख्तलिफ किस्म के कपड़े तैयार करता हूँ जिनसे घरों की अंदरूनी सजावट का काम लिया जाता है। एलिया का कहना है कि सबसे पहले हमने कचरे को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का हुनर लोगों को सिखाना है और इस मरकज को इतना खूबसूरत बनाना है ताकि लोग अपने बच्चों को यहाँ सैर करवाने के लिए ले आएं। फिर हम चाहते हैं इसमें अपनी सकाफत के नमूनों को शामिल करें ताकि लोग इससे महजूज हो सकें।
सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर पैनल फार्म से हासिल होने वाली बिजली से 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को चलाया जा रहा है। ये सोलर पैनल 45 हेक्टेयर्स पर फैले हुए हैं और यहाँ 1,22,000 सोलर प्लेट्स नस्ब की गई हैं। आइए इसका अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर पैनल फार्म से हासिल होने वाली बिजली से यहां पानी की सफाई के प्लांट्स चल रहे हैं। इसका फैलाव 45 हेक्टेयर्स पर मुहित है और यहां 1,22,000 सोलर प्लेट्स नस्ब की गई हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक तैरते हुए सोलर पैनल फार्म मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से खुद को महफूज करने के लिए की जाने वाली कोशिशों का हिस्सा हैं, क्योंकि यहां हुकूमत 2025 तक शमसी तवानाई से हासिल होने वाली बिजली की पैदावार को 4 गुना बढ़ाना चाहती है। ये सोलर पैनल फार्म मगरबी सिंगापुर के एक डैम पर बिछाया गया है, जिसे सेमकॉब इंडस्ट्रीज की तरफ से बनाया गया है। इसकी रीजनल हेड जेन टैन का कहना है कि शमसी तवानाई हकीकत में ग्रीन एनर्जी का अहम जरिया है और उसे बिछाने में जितनी महारत हासिल कर ली है, अब हम ये पैनल सिर्फ सिंगापुर में नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते में लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इन प्लेट्स का रुख मुकर्रर कर दिया गया है और इससे इनकी कारकर्दगी और बिजली की पैदावार में मुमकिन इजाफा हो जाता है। ये पैनल अपने साइज के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है और इसकी तामीर और केबल्स की तनसीब को इस तरह महारत से मुकम्मल किया गया है ताकि अगले 25 साल इनकी कारकर्दगी में कोई फर्क न आए। जेन टैन का कहना है कि सोलर पैनल से तवानाई का हसूल सिंगापुर के ग्रीन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में और धूप कम होने की सूरत में इन सोलर पैनल्स की कारकर्दगी में फर्क आता है, इसलिए हम इस तवानाई को जखीरा करने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में हम इस पैनल फार्म को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। सिंगापुर के तैरते सोलर पैनल 45 हेक्टेयर रकबे पर फैले हुए हैं और यहां से हासिल होने वाली बिजली को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पैनल की तामीर से कार्बन के अखराज में सालाना 32 किलोटन की कमी होगी, जो 7,000 कारों से खारिज होने वाली कार्बन के बराबर है। ये सोलर पैनल्स आम छतों पर नस्ब शमसी तवानाई जज्ब करने वाली प्लेटों से 5 से 15% बेहतर कारकर्दगी के हामिल हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इन पैनल्स पर किसी किस्म का साया नहीं पड़ता। इस वक्त इस तरह के 4 मंसूबे सिंगापुर में ज़ेरे तकमील हैं। बरतानवी अरबपति ताजिर ने अपने ही जहाज में खला की सैर का रिकॉर्ड कायम किया है। रिचर्ड ब्रैंसन गुज़िश्ता 17 साल से अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए कोशां थे। इस तारीखी संग मील अबूर होने के बाद तवक्को की जा रही है कि खला की सैर अब आसान हो जाएगी और $2.5 लाख खर्च करके टिकट हासिल करने वाला कोई भी शख्स 2022 में खला की सैर कर सकेगा। आइए तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी अरबपति ताजिर रिचर्ड ब्रैंसन अपनी कंपनी के साख्ता वर्जन गैलेक्टिक रॉकेट के जरिए खला की सैर करके कामयाबी से वापस आ गए हैं। 70 साल ब्रैंसन गुज़श्ता 17 साल से खला की सैर के ख्वाब की तकमील के लिए कोशां थे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ये इस खलाई जहाज का पहला सफर था जिसने इस अहम खलाई सफर का संग मील अबूर किया है और ब्रैंसन जमीन से 85.9 किलोमीटर बाहर खला से होकर वापस आए हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा और अमरीकी एयरफोर्स के नजदीक जो शख्स जमीन से 50 मील ऊपर का सफर करेगा तो वो खलाबाज शुमार होगा। इस तारीफ के मुताबिक ब्रैंसन को अब खलाबाज कहा जा सकता है। रिचर्ड ब्रैंसन वर्जन गैलेक्टिक नामी कंपनी के इन 6 मुलाजमीन में शामिल हैं जो इस खलाई सफर का हिस्सा थे। उन्होंने इस परवाज को एक नए दौर के आगाज का पेश खैमा करार दिया है। ब्रैंसन ने ये कंपनी 2004 में कायम की थी और आइंदा बरस 2022 में ये कंपनी खला की सैर के लिए तिजारती बुनियादों पर काम के आगाज का इरादा रखती है। तिजारती बुनियादों पर ऑपरेशंस की इब्तदा करने से पहले आइंदा चंद महीनों में ये कंपनी खला की 2 आजमाइशी परवाजें करेगी। खला से कामयाब वापसी के बाद 70 साल ब्रैंसन ने अपने पोतों को गले लगाते हुए कहा कि हम खला को ज्यादा से ज्यादा काबिल रसाई बनाने पर कारबंद हैं। उन्होंने खला में रिकॉर्ड की गई अपनी एक वीडियो में कहा कि मैं जब बच्चा था तो सितारों पर कमंद डालने के ख्वाब देखा करता था और अब मैं बड़े आदमी की सूरत में एक खलाई जहाज से नीचे अपनी खूबसूरत जमीन को देख रहा हूँ। गुज़श्ता हफ्ते ब्रैंसन ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि मैं हमेशा से एक ख्वाब देखने का शौकीन था। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि कभी भी हिम्मत न हारना और सितारों तक पहुँचना। रवां हफ्ते मैंने वर्जन गैलेक्टिक के जरिए खलाई प्रवास करके अपने ख्वाब की तकमील कर ली है। कामयाब प्रवास के बाद जमीन पर पहुंचने के बाद ब्रैंसन को उसके खानदान और रिश्तेदारों की तरफ से एक हीरो की तरह खुशामदीद कहा गया है।
वर्जिन गैलेक्टिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि दुनिया भर के 600 लोगों ने खलाई सफर के लिए बुकिंग करवा रखी है और एक टिकट की कीमत $2.5 लाख है। ताहम ब्रेंसन का इरादा है कि टिकट की कीमत कम करके $40,000 तक कर दी जाए। तिजारती बुनियादों पर परवाजें शुरू करने से पहले 2 आजमाइशी परवाजों में से एक परवाज में इटली के 4 ज़ेरे तरबियत खलाबाज जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक कंपनी का दावा है कि वो सालाना 400 ऐसी खलाई परवाजें भेजने का बंदोबस्त कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने अंदाजा लगाया है कि 2030 तक खलाई सयाहत की मार्केट की मालियत $3 अरब सालाना तक पहुंच जाएगी। सो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें अपनी कीमती फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।